शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की, और ये क्लास पिछली क्लास की तरह पेट के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और ये डेट मैं बता दूं तो आप डेट जो है नोट कर लीजिएगा, ये 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड। क्या है? शिफ्ट सेकंड। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट सेकंड के बहुत सारे प्रश्न, लगभग लगभग मान के चलिए कि आधे ज्यादा प्रश्न जो है कवर करेंगे। किसको छोड़ के? न्यूमेरिकल और पैसेजेस को छोड़ के हम तैयार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो अगर आप एक मेरी ट्रिक याद रखिएगा कि हिंद स्वराज की जब भी बात है, हिंद स्वराज की, तो आप राष्ट्रपिता को याद कीजिए। किसको याद करिएगा? राष्ट्रपिता को। और राष्ट्रपिता कौन है अपने देश के? अपने देश के श्री महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, आप महात्मा गांधी जी को नोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं अपने देश के। तो हिंद स्वराज जो है उन्हीं द्वारा लिखित है, और इनके द्वारा एक बहुत प्रमुख पुस्तक लिखी गई है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इनकी खुद की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि इनकी जो है आत्मकथा है वो इनके द्वारा ही लिखी है। क्या है उसका नाम? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इनके द्वारा अपनी आत्मकथा जो है इसी बुक में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न को देखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए, और मैं टेलीग्राम को जो लिंक है वो पिन कर दे रहा हूँ, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी अपडेट्स हो तो आप जरूर उस अपडेट से टच हो सकें, कॉन्टेक्ट हो सकें। तो शुरुआत करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, और आप इस क्लास के लास्ट जरूर बने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर हैं। इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, और फिर आप जो है जो निर्णय लेना होगा वो आप लीजिएगा। शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दिया कि हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। क्या है ग्रीन अकाउंटिंग का? एक बात याद रखिएगा कि आपकी ग्रीन अकाउंटिंग अगर मन में आ गया, हरित लेखांकन आ गया, तो हरित सेशंस आप जरूर आप वन से रिलेट कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, देश के कुल वन क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। और लेखांकन की बात करें, हरित लेखांकन, तो आप इसको जरूर टिक करिएगा, सी वाला, देश के कुल वन क्षेत्र, यही जो है बोर्ड की तरफ से बताया गया है। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव, पहले इस महोत्सव के बारे में बताता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए ये जो संगाई दिया है, क्या दिया है? ये संगाई जो दिया है, संगाई किसके नाम से है? यहाँ हिरण को कहते हैं संगाई। क्या कहते हैं? हिरण को। हिरण को संगाई कहते हैं। और ये संगाई महोत्सव कहाँ मनाता है? ये मणिपुर मनाता है। कहाँ मनाता है? मणिपुर में। और कब मनाता है? नवंबर के महीने मनाता है। कब मनाता है? नवंबर के महीने मनाता है। नवंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष मनाता है। प्रत्येक वर्ष। कब? प्रत्येक वर्ष। संगाई महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मणिपुर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस त्योहार का नामकरण मणिपुर राज्य के राज्य पशु यानी कि जो हिरण है, ये राज्य पशु है। कहाँ का? मणिपुर का। और इसी के नाम पर पड़ा है, जो कि केवल मणिपुर में पाया जाता है। अब बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आप सभी बताइए। फर्स्ट है बेसबॉल, बी है बैडमिंटन, सी है टेनिस, या डी है बास्केटबॉल। तो इसका जो सही उत्तर है आप सभी करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बेसबॉल। इसको आप जरूर टिक करिएगा, बेसबॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40वें नंबर का प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न को जो नंबर दिए हैं, आप अगर प्रीवियस खोलेंगे तो उसी नंबर पे उस क्वेश्चन को पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। लेकिन इस क्लास को जरूर आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर है, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो कौन थे? श्रीगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, ये सही बात है। और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में थे। किसके? जो गुप्त साम्राज्य थी, गुप्त साम्राज्य थी, उसके एक महान और शक्तिशाली शासक में से एक थे। उनके दरबार में, उनके दरबार के नवरत्नों में, और जो नवरत्नों में थे उनकी हम चर्चा करते हैं। तो नवरत्नों में कौन कौन थे? सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा कालिदास को, कालिदास। दूसरा धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है। तीसरा, तीसरा बात करें तो वराह मिहिर। कौन? वराह मिहिर। और चौथा बात करें तो अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। और पांचवा बात करें तो शंकु। कौन थे? शंकु। और छठा बात करें तो छप्पड़क। कौन थे? छप्पड़क।
छप्पड़ की देखिए जगह नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। और 7वें की बात करें तो वररुचि, और 8वें की बात करें तो वेताल भट्ट, और 9वें की बात करें तो घटर पर, क्या है, घटक पर। ठीक है, 9 जो नवरत्न थे मैं उनका नाम बता दिया, कुछ के लिख दिया हूँ, कुछ के मैंने ओरली बता दिए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये प्रश्न अच्छा था। बात करें 41वें प्रश्न की, तो दिया है कि देखिए, अब देखिए जितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो इतिहास के मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? इतिहास के। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो हिस्ट्री जितने लोग पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। अभी मैं आगे और भी क्वेश्चन बताऊंगा कि जो हिस्ट्री से, इसको आप नोट डाउन करिएगा। 41वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ए है सैयद, बी है तुगलक, सी है खिलजी, डी है लोधी। तो खिलजी जो था, कौन था? खिलजी। वो सबसे कम वंश, खिलजी वंश जो था वो सबसे कम समय में आपको राज करते हुए दिखेगा। मैं एक नोट, मतलब एक नोट बना के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपको ये देखिए जरा, ये मैंने बना दिया। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ आपको गुलाम वंश दिखाऊंगा, दूसरा यहाँ पे खिलजी वंश। ये देखिए, अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो यहाँ जी से गुलाम वंश आप समझ जाइएगा। शासन वर्ष जो था वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, 1206 से 1290 तक। कब? 1290 तक। तो कुल समय कितना राज किया इन्होंने? 84 वर्ष राज किया। अब बात करें हम खिलजी वंश की, तो केस से खिलजी लिख सकते हैं। तो ये जब 1290 से जब इनकी शुरुआत हुई तो कहाँ तक राज किया इन्होंने? इन्होंने 1320 तक राज किया। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। फिर हम बात करेंगे तुगलक वंश, 30 से, इसको इंडिकेट कर टी से, तो ये आपका जाएगा 1320 से कब तक? 1412 तक। तो इन्होंने कितना राज किया? इन्होंने 92 वर्ष राज किया। फिर बात करेंगे सैयद वंश, यानी कि एस यहाँ से लिखिए सैयद वंश, और इनको लिखिए 1414, क्या 1414 से 1450। इन्होंने कितना राज किया? 36 वर्ष। अब इन चारों को अगर आप देख के अगर डिफरेंस करेंगे तो देखिए खिलजी वंश जो यहाँ पे खिलजी वंश आपको दिख रहा है, ये 30 वर्ष राज किया है, जो कि सबसे कम है। अगर बात करें सबसे ज्यादा की, तो आपको यहाँ तुगलक वंश दिखेगा, तुगलक वंश जो 92 साल राज किया है। तो अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इन दोनों प्रश्नों को आप बड़े प्रेम से कर ले जाएंगे। सबसे कम अवधि किसने किया? तो खिलजी। और सबसे ज्यादा अवधि तक कौन किया? तुगलक। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए, आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें हम 42वें प्रश्न की, जो दिया है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यों के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसको कब्जे में लिया? तो ए है राज्य की अव्यवस्था के माध्यम से, और बी है हड़प नीति के माध्यम से, सी है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, और डी है युद्ध छेड़कर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? हड़प जो नीति थी, जो हड़प नीति थी, हड़पने की जो उनकी नीति थी, उसी के माध्यम से उन्होंने अवध को कब्जे में लिया था। समझिएगा बात को, कि जब 1848 में, 1848 में, याद रखिएगा, डलहौजी का समय क्या था? 1848 से 1856। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, और भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था। और विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसने एक नीति के तहत विभिन्न आधार अपनाए। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लाल डलहौजी ने अवध के नवाब, कौन अवध के नवाब थे? वाजिद अली शाह पर अवध में कुशासन एवं अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अतः डलहौजी की नीति के संदर्भ में जो है, समझिएगा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो बोर्ड ने माना है, बोर्ड ने क्या माना है? बोर्ड ने बी इसका माना है आंसर, ठीक है, बी आंसर माना है हड़प नीति के माध्यम से। और लेकिन जो इसमें बुक की तरफ से, यानी कि जो घटना चक्र की तरफ से बताया गया, वो ए बताया गया कि राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। तो अगर बोर्ड ने इसको बताया तो हम तो इसी को स्वीकार करेंगे, क्योंकि बोर्ड का अगर प्रश्न है तो बोर्ड के आंसर भी माने जाएंगे। तो इसी को आप भी मानिए, और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, 43 नंबर के प्रश्न पे। क्या दिया 43 नंबर प्रश्न? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। महास्थानगढ़, सिकंदरिया, लोथल या नागपट्टनम। तो इसको जो अगर आप बात करेंगे हड़प्पा के, तो आप लोथल टिक करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच में स्थित है। किसके किसके? नोट कीजिएगा कि साबरमती और इसकी सहायक नदी भोगवा नदी इसके बीच में स्थित है। यह 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। क्या है? बंदरगाह शहर है। अब बात करेंगे 44वें प्रश्न की, जो दिया है
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, क्या है? ए है वैराग्य, बी है निष्ठा, सी है कर्म और डी है अहिंसा। तो क्या सही हो जाएगा? अहिंसा। क्या हो जाएगा? जैन धर्म वाकई में, जैन धर्म वाले जो होते हैं वो अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं और अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। क्या है? 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है, यानी सबसे प्रथम पे है। और जो 5 सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं इसको लिखता हूँ कौन कौन से हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा अहिंसा। ये देखिए मैं प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि इससे प्रश्न अगर आपसे पूछे तो ये कर ले जाए आप, इसलिए। दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ये पांचों जो है जिसमें अहिंसा जो है प्रथम पे है, तो इनको नोट। जब जैन धर्म वाले जैसे कि चलते भी हैं तो अपने साथ में एक झाड़ू ले चलते हैं, आगे से जैसे भी छोटे छोटे जीव है जैसे चींटी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उनको मतलब रास्ते से हटाते चलते हैं और तब वो आगे बढ़ते हैं। तो सोचिए वो अहिंसा कितने बड़े वो प्रतीक हैं, इसको जरा सोचिएगा आप। 45 की बात करें तो 45वां प्रश्न दिया है कि अस्थियां खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में, यानी कि मार्च के बाद डैश है, में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी कि जो खलीफा आंदोलन था, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1909 में, 1930 में, 1919 में या 1931 में? तो कब किया गया था? 1919 में किया गया था। और 1919 जब आ गया है तो जरा इससे रिलेटेड एक और प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं। जब भी बात आपकी आएगी, क्या आएगी? जब भी आपकी बात आएगी जलियांवाला कांड, याद रखिएगा, जलियांवाला कांड, जलियांवाला अगर कांड आपको याद आए तो उसको आप 1919 से जरूर याद रखिएगा। 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, याद रखिएगा इसको। अब बात करेंगे हम 46वें प्रश्न की। 46वां प्रश्न क्या कर रहा है? 46वां प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम, यानी कि 1935 जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 6, 5 या 7 या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपकी करेंगे तब 6 करेंगे। क्या करेंगे? 6 करेंगे। समझिएगा, भारत सरकार ने 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में कितने हैं? और वर्तमान में अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो उसको बताना तो जरूरी है। तो जरा देखिएगा, वर्तमान में बताइए। वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। कितना है? 34 है। नोट करिएगा, 34 है, जिसको आप इसको बोल सकते हैं 33 प्लस 1। जो 33 न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है, इसको आप नोट करिएगा। 34 जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में, और उसमें कितने थे? उसमें 6 थे। और जो है इसको आप और नोट करिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? याद रखिएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 124 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ए है किसानों द्वारा, बी है जमींदारों द्वारा और सी है सिपाहियों द्वारा, डी है बागान श्रमिकों द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? आप सभी इसको बताइए। तो जो सिपाही थे उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। 1857 की जो क्रांति थी वो कब आरंभ हुई थी? इसको पहले जान लेते हैं। वो आरंभ हुई थी 10 मई 1857। ये डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही यानी कि भारत सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। कहाँ शुरू हुआ? मेरठ, याद रखिएगा, मेरठ। क्या है? मेरठ, याद रखिएगा, मेरठ शहर से शुरुआत हुई थी और ये पूरे देशों में फैल गया था। फिर अब बात करेंगे 48वें नंबर प्रश्न की। दिया है बंगाल में अब डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा? स्वदेशी दांडी मार्च खिलाफत या सविनय अवज्ञा। तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, उसमें जो है तिरंगा झंडा जो है लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन में किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 1905 में। कब किया गया था? अगस्त 1905 में। नोट करिएगा, अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के
टाउन हॉल में एक विशाल सभा आयोजित किया गया था। इसी में मेन जो मुख्य उद्देश्य था, लाल, हरा और पीला जो है झंडे का रंग किया गया था, याद रखिएगा। और इसी के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे 1906 में। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन? ये देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कोलकाता अधिवेशन, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 49वें प्रश्न की, 49वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पौने कहलाती हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप ऐसे प्रश्न अगर तैयार किए हों तो मैं मान सकता हूं कि आप मतलब पॉइंटली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंटली पढ़ रहे हैं। जी, आपको पता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तब इसका मतलब आपकी तैयारी एक अच्छे वे में चल रही है, एक अच्छे रास्ते पर चल रही है। बाकी टाइम पास करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ, 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो ए है लू, बी है व्यापारी पौने, सी है काल बैसाखी और डी है मैंगो शावर। तो क्या कहते हैं उसको? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गांव देहात में नहीं कहते हैं कि अरे यार बहुत तेज लू चल रहा है, बाहर मत निकलो, बहुत तेज लू चल रहा है। तो ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदान में बहने वाली पौने हैं उसको लू कहते हैं, और उसी लू का असर होता है कि हमारे यहाँ भी वो लू जो है अपना प्रकोप दिखाता है। तो इसको आप नोट करिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे कहा हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर आप तैयार कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छे बात है। और ये कब आते हैं ग्रीष्म काल में? ये अप्रैल से जून के माह में आते हैं, अप्रैल से जून के महीने में आते हैं। अब बात करेंगे 50वें प्रश्न की, जो दिया है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। ए 82 अंश पूर्वी देशांतर, बी है 82.5 पूर्वी देशांतर, और सी है 82.30 और डी है 83.30। तो इसको मुझे याद है कि हर एक बच्चे को ये पता है कि 82.30 पूर्वी देशांतर जो है यही भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, और ये जीएमटी से इतना पहले है। क्या है? ये जीएमटी से जो है इतना पहले है। और पूर्वी देशांतर भारत की मानक रेखा याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह देशांतर जो 82.30 पूर्वी देशांतर है वो कहाँ से गुजरती है? ये प्रयागराज, मिर्जापुर, कहाँ से? नोट करिएगा, प्रयागराज और मिर्जापुर, यहाँ से ये गुजरती है, इसको याद रखिएगा। 51 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये सारे प्रश्न आपसे देखिए आंदोलन संबंधित है, तो इनको हल्के मिल्को मत लीजिए, ये सारे प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं, आपके पास अभी अवसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो फर्स्ट है साइमन कमीशन रिपोर्ट, बी है क्रिप्स मिशन की विफलता, सी है कैबिनेट मिशन प्लान और डी है वेबल प्लान। तो कौन सा सही है इसमें से? इसमें से देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता थी। क्रिप्स मिशन की विफलता थी, जैसे एक वहां से मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ राज करती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक जो शासनादेश आते थे वो भारत पे लागू होते थे। क्या होते थे? तो लागू होते थे। जब कुछ लागू होते थे उनमें से कुछ विफलताएं थी जिनको अपने भारत के लोगों को पसंद नहीं था, इसकी वजह से वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उन्होंने चलाया था। तो वही पूछा गया कि किसकी विफलता में? तो जो आप क्रिप्स मिशन की जो विफलता थी उसी की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अब बात करते हैं, और एक बात और जो इस प्रश्न से रिलेटेड है, देखिए मैं बताना भूल गया, आप इसको नोट करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसको नोट करिएगा आपकी 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। ये बहुत ही अच्छा और डेट है, सुनहरा डेट है, इसको आप याद कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा या पंचमुड़ी? तो कौन सा है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, याद रखिएगा, गुरु शिखर। अरावली पर्वत में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी जो लंबाई है वो मैं लिख दे रहा हूँ 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसको याद रखिएगा। अरावली जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास में, अब देखिए डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी या एलएनजी, किसके रूप में? तो एलपीजी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? एलपीजी के रूप में। और एलपीजी के रूप में देखा जाता है। तो समझिएगा, जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति कब से बनाता है? 1991 से। कब से? 1991 को सामान्यतः
विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई थी। याद रखिएगा इस प्रश्न को। इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्र को ही आरक्षित थे। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब 54 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा है। 54 नंबर का, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। 25%, 49%, 51 या 50। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। तो 51% जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा कि अगर 51% पूंजी सरकार के हाथ में है तो वो कंपनी एक सरकारी कंपनी कहलाती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 55 की बात करें, 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो है अवस्थित है। तो ए है सीतापुर, बी है बलिया, सी है अयोध्या और डी है मुरादाबाद। तो सीतापुर क्या हो जाएगा, सीतापुर सही इसका जो जवाब है। और ये नैमिषारण्य जो है उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। किसका, हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। 56 की बात करें तो 56 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, K10, नंदा देवी, कंचनजंगा या कामेत। तो बच्चे को याद होना चाहिए कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8598। 8598 क्या है, 8598। और ये नेपाल और सिक्किम राज्य के सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर जो है, जो सर्वोच्च जो शिखर है वो देखिए ये थोड़ा सा इसमें जो मुझे डिस्टर्ब लग रहा है इस क्वेश्चन में, ये इसमें दिया गया कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। कौन सा सबसे ऊंचा, और सबसे ऊंचा K2 होता है। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। सॉरी, यहाँ K10 दिया हुआ है। यहाँ अगर K2 होता तो ये सबसे ऊंचा होता। तो सबसे ऊंचा अभी जो दिया है इस ऑप्शन में, तो आप कंचनजंगा टिक करेंगे। क्या करेंगे, कंचनजंगा टिक करेंगे। बाकी अगर K2 आपको दिया होता तो K2 आपको गॉडविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंचा जो है, इसका टिक करते हैं आप। 57 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो ए है आर्थिक नीति की असफलता, बी है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, और सी है भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास, और डी है ये सभी। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी छुट्टी करेगा कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या को ध्यान दिया गया था। तो आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट और भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, ये तीनों जो था वो शामिल था इसमें। इसको याद रखिएगा। 58 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे जो है बड़े अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये उम्मीद रखे चलिएगा आप। जो हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो विद्युत वस्तुएं, जेवर, कृषि उत्पाद या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो आप सभी जानते हैं कि जो जेवर होते हैं उनके लिए हॉलमार्क का यूज होता है। जितने भी आप गहने बनवाते हैं उनके लिए हॉलमार्क का निशान होना बहुत जरूरी है। अगर हॉलमार्क का निशान नहीं है, इट मीन्स वो जो है गवर्नमेंट से चोरी करने के इरादे से, गवर्नमेंट के आड़ में छुप कर जो है टैक्स बचाने के वो जो प्रयास में है, और वो कहीं ना कहीं वो सामान जो है नकली मिलेंगे आपको। तो याद रखिएगा हॉलमार्क जो होता है किस पे होता है, प्लेटिनम पे होता है, स्वर्ण पे होता है, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला अधिकारी चिन्ह है, जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। यह प्रमाण चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। अब बात करेंगे 59वें नंबर प्रश्न की। 59वां नंबर प्रश्न दिया है, डैश खाली स्थान है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्थान है। तो नाबार्ड, एक्सिस बैंक, सिडबी या IFCI। तो कौन है, इसका जरा आंसर करिएगा। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। नाबार्ड बैंक। कौन है, नाबार्ड याद रखिएगा। नाबार्ड का जो है पूरा नाम जो है वो मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। N से नेशनल, ठीक है, B से ये देखिए, B से बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको एक क्लास में और समाप्त कर देंगे हम। तो निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या डी अनुसूची 4 क। तो मौलिक कर्तव्यों किसमें किया गया है, मौलिक कर्तव्यों किया गया भाग 4 के क में। किसमें किया गया है, भाग 4 के क में किया गया। किसमें, भाग 4 के क में किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख भाग 4 के क में किया गया है। इससे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। सोवियत संघ यानी कि USSR
संविधान में मौलिक कर्तव्यों कुल संख्या 11 है, जबकि भाग 3 में मूल अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति सिद्धांत का उल्लेख है। तो इस तरह ये प्रश्न और ये क्लास यहाँ समाप्त होते हैं। और जैसा भी क्लास लगा हो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।